का पैसा मैनेज करना शुरू किया एज अ सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर, वो एक अलग ही लर्निंग कर्व था हमारे लिए। उस टाइम पे हम लोग पहले सोचते थे कि हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखते थे अपने लिए, कि हम 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो रखते थे। बट हमने फिर रियलाइज किया कि वो नहीं चल सकता। मतलब आपको अगर पब्लिक का पैसा मैनेज करना है तो आपको स्लाइटली थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करके करना पड़ेगा इन्वेस्ट। तो हमने 15 से 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया। वो ग्रेजुअली और आप उसी सेक्टर में डीप डाइव करके अगर इन्वेस्ट करें तो हो सकता है आप वहां पे भी बहुत अच्छा पैसा कमा लें। तो हमने कई बार ऐसे भी देखे हैं केसेस जहां पे पीपल हैव बीन वेरी क्लोजली वर्किंग इन सर्टेन निश एरियाज ऑफ द मार्केट एंड डूइंग वेरी वेल। कुछ हमने देखा कि जो एसएमई में ही बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, एसएमई में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, वो है ना। तो यू हैव टू क्रिएट योर निश इन द मार्केट्स एंड यू हैव टू क्रिएट योर डिसिप्लिन। देखिए, हमने देखा है कि जब कोई भी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की जर्नी करती है तो उसके जो काफी सारे जो कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करती हैं। हमने अभी इस टाइम पे जो हम ग्रोथ देख रहे हैं कंपनियों में, एक देखिए, पहले तो स्टॉक हमने क्यों स्मॉल कैप एंड मिड कैप चूज किया, तो उसका एक रीजन तो ये था कि हम अगर मैं आपके लिए अपने क्लाइंट्स के लिए रिलायंस, टीसीएस, विप्रो खरीदूं तो मैं कोई बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं कर सकता एज अ फंड मैनेजर, एज अ निश फंड मैनेजर, एज अ बुटीक फंड, है ना। तो हमने कहा कि और हमारा निश भी वही है कि हम अल्फा वहीं डिलीवर कर सकते हैं जहां हमारी स्टॉक पिकिंग स्किल्स सामने आए। और स्मॉल कैप और मिड कैप में स्टॉक्स पिकिंग स्किल्स बहुत सामने आती है। उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि कई जगह सेक्टर रोटेशन भी होता है। जैसे कुछ सेक्टर्स अभी पिछले कुछ सालों में नहीं चले, जैसे केमिकल सेक्टर है या स्पेशलिटी केमिकल्स है या फार्मा है या टेक्सटाइल है, तो वहां पे वैल्यूएशंस काफी चीप हो गई हैं। तो आपको मतलब सेक्टर रोटेशन में भी बहुत बार अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो वहां पे भी आप मतलब स्टॉक पिकिंग करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सपोज करो कोई XYZ प्रमोटर को कल नया है, मतलब 5 साल हुए हैं बिजनेस करते हुए, लिस्ट भी हो गया, वो आगे ये बात बोले कि मैं ये करने वाला हूँ, तो यू विल हैव योर डाउट्स, है ना। यू हैव टू बी स्केप्टिकल अबाउट दैट स्टेटमेंट। तो आप हम ये भी कोशिश करते हैं कि उसका मैनेजमेंट का पास्ट ट्रैक कैसा रहा है, उसका वो एक्चुअली वो इस बिजनेस को रिलेट कर पाता है कि नहीं, या वो बहुत बड़े प्रोमिसेस कर रहा है। कई बार आप ना 2-3 एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एनुअल रिपोर्ट मतलब 3 साल पुरानी एनुअल रिपोर्ट में भी वही बात बोली हुई है, 2 साल में भी वही बोली है, पिछले साल भी वही बात बोली हुई है, बट हो रहा नहीं है कुछ भी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रोथ के साथ। स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और धमाकेदार एपिसोड में, जहां पे आपको मार्केट में क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज का एपिसोड जो है वो बहुत ही स्पेशल है। अगर आप लोग स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग जो है वो करना चाहते हैं, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो FY22 के टॉप परफॉर्मिंग PMS के को फाउंडर और CEO हैं। मैं बात कर रहा हूं दिवम शर्मा जी की। दिवम शर्मा जी एक सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ग्रीन कैपिटल के CEO और को फाउंडर हैं। ग्रीन कैपिटल ने 20,000 से भी ज्यादा क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को मैनेज किया है और 600 करोड़ से भी ज्यादा का AUM को मैनेज करते हैं। ग्रीन कैपिटल में दिवम जी कस्टमर मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एंड रिसर्च का काम संभालते हैं। इसके साथ दिवम जी ग्रीन पोर्टफोलियो के स्मॉल केस को भी मैनेज करते हैं, जिसमें उन्होंने 50% तक का CAGR जनरेट किया है। दिवम जी ने 2010 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया और 2013 में उन्होंने ICAI से CA की डिग्री को हासिल किया। फिर उन्होंने ISB हैदराबाद से MBA इन फाइनेंस की डिग्री भी हासिल की। दिवम जी को स्टॉक मार्केट्स में 15 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और उन्होंने कई बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है, जैसे सिटी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडिया मॉर्टगेज गारंटी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। फिर 2018 में उन्होंने अपने पार्टनर CA अनुज जैन के साथ ग्रीन पोर्टफोलियो कंपनी बनाई। ग्रीन पोर्टफोलियो में बॉम्बे बर्मा, कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज, आरती इंडस्ट्रीज और स्पाइसजेट जैसी कंपनीज में उन्हें मल्टी बैगर रिटर्न दिए। आइए आज के सेशन में जानते हैं कि कैसे दिवम जी ने अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को ग्रीन बनाया। तो उठा लीजिए अपनी नोटबुक और साथ में उठा लीजिए पेन और शुरू हो जाइए हमारे साथ इस एपिसोड की जर्नी पे। और एंड तक जरूर देखिएगा और बनाइए अपनी स्मॉल कैप और मिड कैप की जर्नी को एक सक्सेसफुल जर्नी। हाय दिवम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? हाय नीरज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई एम डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड MBA, तो CA के बाद ऐसा क्या थॉट आया कि मुझे MBA भी जो है वो करना है? देखो, पहले स्टार्टिंग से पैशन था MBA करना था। हम्म। CA
बाय चांस हो गया, मतलब स्टार्ट ऐसे हुआ कि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे 12th में जो सबने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स लेना शुरू कर दिया। तो आई ऑल्सो फॉलोड दैट ट्रेंड एंड सीए फिर होती चली गई, मेहनत करते चले गए, होती चली गई। बट एमबीए करना था। एमबीए में एक ये था कि जब आप एमबीए करने जाते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव बहुत खुल जाता है। आप सीए में एक फाइनेंस की पढ़ाई करते हैं, बट आप एमबीए में जब करने जाते हैं तो आप अलग अलग डाइवर्स लोगों से मिलते हैं, अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों से या कल्चर के लोगों से मिलते हैं। प्लस मैं एमबीए में ना अलग अलग क्लासेस, जैसे मैं मार्केटिंग की क्लासेस अटेंड करता था, मैं ऑपरेशंस की क्लासेस अटेंड करता था, तो मैं वहां पे बड़ी डाइवर्स लर्निंग ली। तो बड़ा मजा आया मतलब एमबीए करने में। एंड आई थिंक दैट हेल्प मी शेप अप एज अ प्रोफेशनल। सीए की जो प्रोफेशनल नॉलेज थी वो तो नॉलेज है ही, वो तो कैरी कर ही रहे हैं, बट एज अ प्रोफेशनल, एज अ पर्सनैलिटी, एमबीए ने काफी हेल्प किया। राइट। तो मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट और जो आपने डिफरेंट डिफरेंट लोगों से वहाँ मिले और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड करी, उसने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया अपना करियर शेप अप करने में, राइट? बिल्कुल। स्टॉक मार्केट से कब आपका इंट्रोडक्शन हुआ था? कब आपने फर्स्ट टाइम जो है, अगर आप याद कर पाएँ तो कब आपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करी थी या फर्स्ट टाइम आपने ट्रेडिंग करी थी? और कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली थी कि यार ये दिस इज़ फॉर मी एंड यू नो आई शुड ट्राई दिस? ये वाली इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? और फर्स्ट बोलते हैं ना कि पहली मुलाकात स्टॉक मार्केट में आपकी कहाँ से हुई थी? तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि मैं 10वीं क्लास में था, मेरे फादर काफी इन्वेस्ट करते रहे हैं स्टॉक मार्केट में। मतलब उन्होंने 1980 से इन्वेस्ट किया है मार्केट में, तो वो एक मतलब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको एक वो इंक्लिनेशन आ जाती है। उसके बाद जब मैंने 10th के एग्जाम दिए, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत ट्रेड करने लगा मार्केट में, कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने लगा, कुछ पापा से पैसे भी मिल गए और उनको मैंने लगाया मार्केट्स में। हालांकि इट वाज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल स्टिंट, आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बैक देन, आई बर्न्ड माय फिंगर्स, बट उससे लर्निंग बहुत मिली। उसके बाद फिर जब मैं 11वीं 12वीं कक्षा में गया तो वहां पे माय कॉमर्स टीचर एक्चुअली ही वाज वेरी एंथुसियास्ट अबाउट मार्केट्स। तो हम आफ्टर आवर क्लास, आफ्टर आवर अकाउंटिंग क्लास, हम लोग बैठते थे और हम लोग डिस्कस करते रहते थे मार्केट्स को। तो उससे मतलब दिमाग काफी खुल गया, आपका थॉट प्रोसेस काफी इवॉल्व हुआ। फिर उसके बाद आप पढ़ाई भी जब करी मैंने, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी, तो थोड़ा सा उसको भी मैं रेप्लिकेट करने लगा अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में, कुछ कुछ स्टॉक्स लेने लगा। फिर जब जॉब करी तो ऐसा होता था कि जितने भी सैलरी आती थी, मोस्ट ऑफ 95% ऑफ माय मनी मैं मार्केट्स में इन्वेस्ट कर देता था। तो वो जर्नी उस तरीके से इवॉल्व हुई। मतलब उस टाइम पे तो कुछ ऐसा भी इंस्टेंसेस हुए कि मैंने पर्सनल लोन लेके भी इन्वेस्ट किया मार्केट्स में। एंड सारी साइकिल्स भी देखी, 2008 का मार्केट देखा, 2000 मतलब जो सारी साइकिल्स थी थ्रू आउट द जर्नी वो देखी। तो धीरे धीरे लर्निंग बहुत इवॉल्व होती रही, ये पता चल गया कि करना क्या नहीं करना मार्केट्स में। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये मतलब आपको डिसिप्लिन और एक आपकी बाउंड्रीज डिफाइन करनी पड़ेगी कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। तो वो बहुत डिफाइन किया। जैसे हमने एफएनओ में हाथ जलाया, हमने कहा एफएनओ नहीं करना, है ना। हमने बहुत सारे पेनी स्टॉक्स में हाथ जलाया, हमने कहा पेनी स्टॉक्स नहीं करने, है ना। हमने ये देखा कि बहुत छोटी छोटी कंपनियां बहुत प्रोमिसेस करती थी कि या कि हम ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, वो एज इट टर्न आउट वो कभी नहीं हुआ, वो प्रोमिसेस। तो हमने कहा कि जब वो टर्न अराउंड एक्चुअली आएगा तब ले लेंगे, थोड़ा सा महंगा ले लेंगे, बट वो प्रोमिसेस के बेसिस पे नहीं लेना। तो ऐसे बहुत सारे लर्निंग फैक्टर्स बनते चले गए एंड वो इवॉल्व होता गया थॉट प्रोसेस। फिर उसके बाद जब हमने पब्लिक का पैसा मैनेज करना शुरू किया एज अ सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर, वो एक अलग ही लर्निंग कर्व था हमारे लिए। उस टाइम पे हम लोग पहले सोचते थे कि हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखते थे अपने लिए, कि हम 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो रखते थे। बट हमने फिर रियलाइज किया कि वो नहीं चल सकता। मतलब आपको अगर पब्लिक का पैसा मैनेज करना है तो आपको स्लाइटली थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करके करना पड़ेगा इन्वेस्ट। तो हमने 15 से 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा स्टैगर करना शुरू किया पोर्टफोलियो को, कि हम सारा पहले, कई बार ऐसा होता था कि हमें कोई स्टॉक अच्छा लग गया तो हम खुद सर्किट लगा के भी ले लेते थे। चाहे कुछ भी हो जाए हमें वो लेना है क्योंकि हम बड़े है ना। तो वो हमने कहा कि धीरे धीरे करके स्टैगर करके खरीदेंगे, और बेचते भी हैं तो स्टैगर करके बेचना शुरू कर दिया।
तो इस तरीके से आपकी फिलॉसफी बहुत इवॉल्व होती गई और आपने अपनी डिसिप्लिन बाउंड्रीज बनानी शुरू कर दी। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि आपको हर टाइम मार्केट्स में अलग अलग चीजें चल रही होंगी। जैसे आज स्मॉल एंड मिड कैप चल रहा है, कभी लार्ज कैप चलता है, कभी कोई सेक्टर चलता है। वो आपको बहुत लालच देता है कि अच्छा ये कर लेते हैं अभी। अगर आप वो अपने कोर्स ऑफ एक्शन बार बार चेंज करेंगे तो आप जेन्युइनली उतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो हमने कहा कि हमें डिसिप्लिन, अगर मार्केट अपना रास्ता चेंज भी कर रहा है, अगर वो लॉन्ग टर्म हमारा मतलब जो डिसिप्लिन है उसको इफेक्ट नहीं कर रहा, तो वी विल स्टे द कोर्स, है ना। तो वो आई थिंक डिसिप्लिन काफी हेल्प किया हमें। एंड हमने अपने इन्वेस्टर्स को भी उसी तरीके से ही गाइड किया, जो हमारे इन्वेस्टर्स भी रहे। हमने कहा कि जो इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उन्हें अपनी ही फिलॉसफी के थ्रू ही आगे लेके चलेंगे, क्योंकि अगर वो आपकी फिलॉसफी से अलाइंड है तो वो भी जिटरी नहीं होते जब मार्केट्स स्वे करता है। तो ये जो पूरा थॉट प्रोसेस था, ये ग्रेजुअली हमें बहुत हेल्प किया। एंड ऑब्वियसली थैंकफुली मार्केट्स हैव बीन ग्रेट, इंडियाज इकोनॉमी हैज बीन ग्रेट। तो उसने तो हमें डेफिनेटली एक टेलविंड दी ही है। तो दैट्स हाउ इट इवॉल्व्ड। राइट, ग्रेट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपके पास सीए की क्वालिफिकेशन है, एमबीए भी आपके पास है, तो आपको लगता है कि ये मार्केट सिर्फ ऐसे ही व्यक्तियों के लिए बना है जिनके पास इस तरह का एजुकेशनल बैकग्राउंड है, या फिर कोई भी एक आम व्यक्ति भी जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है और रिटर्न्स जो है वो अच्छे रिटर्न्स, एक हेल्दी रिटर्न्स जो है वो बना सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? देखिए, मतलब मार्केट्स ना बहुत बड़ा एक मैसिव प्लेटफॉर्म है। वहां पे अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। कुछ लोग खाली आर्बिट्राज आर्बिट्राज करते हैं, कुछ लोग मोमेंटम करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म वैल्यू या ग्रोथ करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, है ना। कुछ लोग एल्गो के थ्रू करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के, पैसा कमाने के। और इसके अलावा मैं ये भी देखता हूँ कि कुछ इन्वेस्टर्स हमारे पास आते हैं जो जो हमारे थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वो किसी सेक्टर में बहुत ज्यादा रुचि या नॉलेज रखते हैं, या वो किसी सेक्टर में जॉब करके आए हैं, या सेक्टर में उनकी जो उस सेक्टर की पकड़ होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको पूरा मार्केट के बारे में ही जानना है। अगर आप वो पर्टिकुलर सेक्टर्स के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं और उसके बारे में आप जानते हैं कि ये कंपनी कैसी है, क्या कर रही है, क्या करने वाली है, वो ग्रेजुअली आप और आप उसी सेक्टर में डीप डाइव करके अगर इन्वेस्ट करें तो हो सकता है आप वहां पे भी बहुत अच्छा पैसा कमा लें। तो हमने कई बार ऐसे भी देखे हैं केसेस जहां पे पीपल हैव बीन वेरी क्लोजली वर्किंग इन सर्टेन निश एरियाज ऑफ द मार्केट एंड डूइंग वेरी वेल। कुछ हमने देखा कि जो एसएमई में ही बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, एसएमई में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं वो, है ना। तो यू हैव टू क्रिएट योर निश इन द मार्केट्स एंड यू हैव टू क्रिएट योर डिसिप्लिन, और आप उस डिसिप्लिन से चलते रहिए। राइट, राइट। मतलब एज सच क्वालिफिकेशन की कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। तो कोई भी जो है इसमें रिटर्न्स बना सकता है मार्केट में, अगर थोड़ी सी मेहनत करे, थोड़ा सा रिसर्च करे और अपने नीश पे स्टिक करे, राइट? यस। देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कंपनी को स्क्रैच से रिसर्च करें या ढूंढ के लाएं। कई बार आप अपने आईज एंड ईयर्स ओपन रखें, तो हम भी कई बार मतलब हमें कई सारे आइडियाज अपने इन्वेस्टर से आ जाते हैं। कई बार कई सारे आइडियाज हमें अपने फेलो एनालिस्ट से आ जाते हैं। तो सी यू हैव टू डू योर ड्यू डिलिजेंस आफ्टर दैट फॉर श्योर। बट लेकिन कई बार आपको आइडियाज इन्वेस्टिंग से रिलेटेड काफी आउटसाइड से भी आ जाते हैं। फिर आप हम देखते हैं कि लोगों में वो स्किल सेट है कि वो बिजनेस को अच्छे से परख पाते हैं, कई लोग। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप हो सकता है कि आप कोई सब्सक्रिप्शन ऐसे लें जिससे आपको काफी सारे रिसर्च के आइडियाज आ जाएं, आप उन्हें पढ़ें अच्छे से, आप डीप डाइव करें और आप हो सकता है उनमें इन्वेस्ट कर लें। आई थिंक इन्वेस्टिंग में ना डिसिप्लिन और साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी स्टॉक को, मैं आपको बताऊं कि ये स्टॉक खरीद लो, है ना। आप वो 100 रुपए का स्टॉक है, कई बार ऐसा होगा कि वो 120 का हो जाएगा, आप बेच दोगे। कई बार ऐसा होगा 100 से 80 पे गिर जाएगा, आप बेच दोगे, है ना। तो आप अगर उसे वो ट्रैक नहीं कर रहे, आप उसे अगर रेगुलर बेसिस पे आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या खरीद रखा है, देन इट इज अ प्रॉब्लम। अगर आप उसको समझ पा रहे हो, आपको उसको कंपनी को समझ पा रहे हो, कंपनी क्या कर रही है समझ पा रहे हो, और आप उसके उसके थॉट से जुड़ चुके हो,
तो हम्म, देन यू विल स्टे इन्वेस्टेड एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय द राइड। राइट। मतलब यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो, तभी आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, राइट? यस, यस। ओके। बात करते हैं ग्रीन पोर्टफोलियो पीएमएस के बारे में। आई होप मैंने नाम जो है वो सही लिया, ग्रीन पोर्टफोलियो पीएमएस। तो ये नाम कैसे आपके मन में आया कि ये नाम रखना है हमने? देखो, जब हम नाम ढूंढ रहे थे ना, तो आज की डेट में आप एमसीए में नाम ढूंढने जाओ तो बहुत मुश्किल है नाम ढूंढना। हाँ, मतलब हम लोगों ने इतने नाम के रिजेक्शंस देखे, हम अलग अलग बहुत नाम ट्राई करे, बट लकीली इट वाज सच अ ग्रेट लक कि हमें बड़ा निश नाम मिल गया, विच वाज ग्रीन पोर्टफोलियो। तो हमने दो कंपनियां रजिस्टर कराई, एक ग्रीन एडवाइजर्स और एक ग्रीन पोर्टफोलियो। तो एक तो नाम बड़ा अच्छा मिल गया हमारा, हमने फिर उसको, उसका थॉट प्रोसेस हमारा क्या था कि मार्केट्स अगर ग्रीन में होते हैं तो वो पॉजिटिव होते हैं। इंडिया में अगर आप ग्रीन मार्केट्स को पॉजिटिव बोलते हो, तो हमने उसी से ही रेजोनेट करके इस नाम को रखा। एंड आई थिंक काफी लकी रहा है हमारे लिए ये नाम। राइट, राइट। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अगर आप सही समझे तो बता सकते हैं। तो अभी करंटली पीएमएस का जो साइज है अपने ग्रीन पोर्टफोलियो पीएमएस का, वो क्या साइज है एग्जैक्टली? तो हम लोग अराउंड अराउंड 400 करोड़ का एयूएम मैनेज करते हैं। देर आर अराउंड 200 करोड़ का हम लोग एसेट्स अंडर एडवाइस इसके अलावा मैनेज करते हैं, जो कुछ फैमिली ऑफिसेस के साथ है। और उसके अलावा अराउंड 200 करोड़ का एसेट्स अंडर एडवाइस हम स्मॉल केस के अंडर मैनेज करते हैं। तो ओवरऑल अराउंड 800 करोड़ का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एंड एसेट्स अंडर एडवाइस है हमारे पास अभी। राइट। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो आपका जो पीएमएस है वो आप बुलिश रहते हैं जनरली मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट पे, राइट? और ऑब्वियसली उसके पीछे का थॉट प्रोसेस हमें ये लगता है कि वो लार्ज कैप को जो है वो ज़्यादा आउट परफॉर्म कर पाते हैं, राइट? बट अभी ऐसा लग रहा है यस। कि स्मॉल कैप में बड़ी ज़बरदस्त जो है वो रैली आ चुकी है, उसने काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस जो दे दी है। तो क्या अब लोग जो मार्केट में आ रहे हैं स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या उनकी बस मिस हो चुकी है, या अभी भी कुछ ऐसे जगहें हैं, या अभी भी आपको लगता है कि रैली में कुछ दम बचा हुआ है स्मॉल कैप की, जो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो सारे स्मॉल कैप्स की? देखिए, हमने देखा है कि जब कोई भी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की जर्नी करती है, तो उसके जो काफी सारे जो कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करती हैं। हमने अभी इस टाइम पे जो हम ग्रोथ देख रहे हैं कंपनियों में, एक देखिए, पहले तो स्टॉक, हमने क्यों स्मॉल कैप एंड मिड कैप चूज किया, तो उसका एक रीजन तो ये था कि हम अगर मैं आपके लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए रिलायंस, टीसीएस, विप्रो खरीदूं, तो मैं कोई बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं कर सकता एज अ फंड मैनेजर, एज अ निश फंड मैनेजर, एज अ बुटीक फंड, है ना? तो हमने कहा कि, और हमारा निश भी वही है कि हम अल्फा वहीं डिलीवर कर सकते हैं जहां हमारी स्टॉक पिकिंग स्किल्स सामने आए। और स्मॉल कैप और मिड कैप में स्टॉक पिकिंग स्किल्स बहुत सामने आती हैं, तो हमने वहां पे मतलब अपना निश बनाया। दूसरा, हमें ऐसा लगता है कि स्मॉल एंड मिड कैप हमेशा स्टॉक पिकर्स रहता है। तो आप देखेंगे तो कई बार इवन आज के मार्केट में भी, जहां पे एवरेज अगर मिड कैप इंडेक्स की अगर प्राइस टू अर्निंग्स देखूं, या स्मॉल कैप इंडेक्स की प्राइस टू अर्निंग्स देखूं, उससे 40-50% नीचे, या इवन मतलब अगर आप 26 की पी है मिड कैप इंडेक्स की, तो हमें 15 की पी पे, 12 की पी पे भी बहुत अच्छे स्टॉक्स आज की डेट में भी मिल रहे हैं। तो ओके। इट्स अ वेरी स्टॉक पिकर्स मार्केट, एंड आपको मतलब इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दोज कंपनीज, तो डेफिनेटली यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट्स, है ना? उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि कई जगह सेक्टर रोटेशन भी होता है। जैसे कुछ सेक्टर्स अभी पिछले कुछ सालों में नहीं चले, जैसे केमिकल सेक्टर है, या स्पेशलिटी केमिकल्स है, या फार्मा है, या टेक्सटाइल है, तो वहां पे वैल्यूएशंस काफी चीप हो गई हैं। तो आपको मतलब सेक्टर रोटेशन में भी बहुत बार अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो वहां पे भी आप मतलब स्टॉक पिकिंग करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तीसरा, मुझे लगता है एक अंडरलाइन ट्रेंड जो चल रहा है, जो हम 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जाते हुए देख रहे हैं, और जो चाइना प्लस वन की वजह से देख रहे हैं कि जो निश कंपनीज हैं, जो, अच्छा, स्मॉल एंड मिड कैप में आपको बहुत निश सेक्टर्स की प्लेस दिखेंगे जो लार्ज कैप में नहीं दिखते। कई मैन्युफैक्चरिंग प्लेस ऐसे हैं जो आपको लार्ज कैप में नहीं दिखेंगे, स्मॉल एंड मिड कैप में ही दिखेंगे। तो कुछ एग्जांपल आपको, दे सकते हैं इसके अराउंड, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? तो जैसे अभी आज ही मैं एक कंपनी से मिलके आया, वो एसी के हीट का एक्सचेंजर्स बनाती है।
एसी जैसे बसेस में जो एसी लगते हैं, या ट्रकों के कंपाउंड में जो एसी लगते हैं, या आप ट्रेन के एसी, या इवन एक्सपोर्ट कर रही है वो हमारे जो स्विमिंग पूल होते हैं उसमें भी एयर कंडीशनिंग होती है। तो वो कमर्शियल बड़े कॉम्प्लेक्स एसी के सॉल्यूशंस देती है, और चाइना में वो एक्सपोर्ट जो कंट्रीज हैं चाइना से इंपोर्ट कराने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं। तो हम ऐसा देख रहे हैं कि इस कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है उसकी वजह से, है ना। तो वो निश प्ले है, और वो छोटी मिड स्मॉल एंड मिड कैप सेक्टर में ही है, उसमें आप बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं देखेंगे कोई लिस्टेड इंडिया में, है ना। एंड ये सेक्टर्स अभी इवॉल्व होने शुरू हुए हैं, ये सेक्टर्स अभी इवॉल्व होने शुरू हुए हैं, क्योंकि आप पहले देखते थे चाइना ही एक बहुत बड़ा सप्लायर था, एंड सब चाइना से इंपोर्ट होता था। आप कोई भी एसी खरीदते थे इंडिया में, सारा चाइना से इंपोर्ट होता था, वर्ल्ड में सारा चाइना से इंपोर्ट होता था। अब ये सेक्टर्स ग्रेजुअली इवॉल्व हो रहे हैं, ये ग्रेजुअली बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड कर रहे हैं। हम देख रहे थे हमने एक एसी होम एसी बनाने वाली कंपनी है, वो वोल्टास के लिए काम करती है। वोल्टास फर्स्ट टाइम इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा है एसी, जो आज तक इंपोर्ट करता थे। जब जो एसी आज तक इंपोर्ट होते थे चाइना से, आज फर्स्ट टाइम वोल्टास एक्सपोर्ट कर रहा है एसी। तो आप देख रहे हैं कि काफी सिग्निफिकेंट एक एक बेस बन रहा है इन कंपनीज को। दे आर एक्सपैंडिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, दे दे वर लेस लेवरेज्ड इन देयर बैलेंस शीट्स, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी भी है कि वो अपनी बैलेंस शीट को लेवरेज करके ग्रो कर पाए। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी ऐसी है कि हमारी खुद की कंजम्पशन डिमांड इतनी ज्यादा है, और आज की डेट में भी अगर आप देखोगे ना, तो एसी की जो आज की खपत है इंडिया में, दैट इज ओनली 6%। तो अगर आप हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो एस्पिरेंट है और जो कंज्यूम कर सकती है एसीज को, आज की डेट में खाली 6% कंजम्पशन है एसी का। तो एक तो हमारा अंडरलाइंग मार्केट, कंजम्पशन मार्केट बहुत बड़ा है। दूसरा, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस हो रही है, तो वहां से हमारा काफी इनको सब्सटैंशियल बूस्ट मिल रहा है। तीसरा, एक्सपोर्ट में हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो वहां पे बहुत सब्सटैंशियल बूस्ट मिल रहा है ना। तो ओवरऑल ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पे हमें अंडरलाइंग बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिख रही है। और हम ये बार बार ये एग्जांपल लेते हैं कि जैसे चाइना वर्ल्ड को अराउंड $1200 बिलियन का केमिकल एक्सपोर्ट करता है, इंडिया वर्ल्ड को अराउंड $90 बिलियन का केमिकल एक्सपोर्ट करता है। अगर हम चाइना से 100 बिलियन भी ले लें, तो कई सारी ऐसी स्मॉल एंड मिड कैप कंपनियां हैं जो यहाँ से $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी पे बैठी हैं। मतलब वो यहाँ से सिग्निफिकेंटली मल्टीप्लाई कर सकती हैं अपने बिजनेस को। तो हम बहुत एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पे बैठे हैं। मतलब आप प्रमोटर से भी बात करें तो बहुत सिग्निफिकेंट पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। एंड ऑब्वियसली इंडिया का डिकेड है, ये सब मानते भी हैं। हमने ये पिछले कुछ सालों में जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत बूस्ट कर रहा है। हमने चाइना में देखा कि 98 में या 2010 में चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सिग्निफिकेंट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करे। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने बूस्ट अपने पिछले कुछ सालों में देखा। आप देखो रोड्स का डेवलपमेंट, या पिछले दो बजट को देखोगे तो वो मेगा टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं, या फिर लॉजिस्टिक्स का के ऊपर काफी काम हो रहा है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो डेवलपमेंट आई, पोर्ट्स बने हमारे, एयरपोर्ट्स छोटे छोटे शहरों में बने, है ना। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूस्ट आ रहा है, उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग का जो स्केल है वो और सिग्निफिकेंटली बूस्ट हो रहा है। तो एक तो अंडरलाइंग एंटी चाइना सेंटीमेंट हमें बूस्ट कर रहा है, एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बूस्ट कर रहा है, एक हमारी डिमांड हमें बूस्ट कर रही है, एक्सपोर्ट की डिमांड हमें बूस्ट कर रही है। तो ये तो गोल्डन एरा है। मतलब हम तो बहुत ही सुपर बुलिश हैं, स्पेशली जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का जो दौर आया है, जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो हमारा जो बूस्ट है, उसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा बुलिश हैं इस पॉइंट इन टाइम पे। राइट। आपने एक बात बताई कि इट्स अ स्टॉक पिकर मार्केट, राइट। स्टॉक पिकिंग स्किल्स जो हैं इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जनरली स्पीकिंग अगर हम देखते हैं तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है स्मॉल कैप वाला वो ऊपर जा चुका है, बट अभी भी कुछ ऐसे छुपे हुए स्टॉक्स हैं जिन जो कम पी पे जो है वो मिल रही हैं। कैसे वो स्टॉक पिकिंग स्किल्स हैं, वो क्या पैरामीटर्स हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो आप देखते हैं एक स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले? देखिए मतलब एक तो फंडामेंटल जो बेसिक जो पैरामीटर्स हैं, जो हम सब सीखते आए हैं, जो बेसिक हम बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, रेशियोज को पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं होनी चाहिए बैलेंस शीट, एक अंडरलाइन ग्रोथ होना चाहिए, है ना। वो सब पैरामीटर्स होते हैं। बट मैं एक अलग चीज के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं बात करना चाहूंगा क्वालिटेटिव फैक्टर्स के बारे में।
मुझे लगता है कि वो क्वालिटेटिव जो स्टोरी डेवलप हो रही है उस पे हमारा बहुत फोकस होता है कि कई बार आपको इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस कि क्या हो रहा है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप मैनेजमेंट की कमेंट्रीज पढ़ रहे हैं, तो उसके बिटवीन आपको बहुत कुछ पता चल रहा होता है कि कंपनी ये करने वाली है शायद, या कंपनी इतने बड़े आदमी को लाके बिठा रही है अपने, तो उसका कुछ बहुत बड़े प्लान है, या कंपनी ने इतना बड़ा एक्सपेंशन का ये अंडरटेक किया है, तो उसके कुछ, और आप उस पर क्रॉस क्वेश्चन करते हो, मैनेजमेंट से मिलते हो, क्रॉस क्वेश्चन करते हो, प्लान देखते हो, तो आपको काफी क्वालिटेटिव फैक्टर्स बहुत ज्यादा आपको गाइड करते हैं आपकी जर्नी में, है ना। आप कई बार आप अंडरलाइन फैक्टर्स ऐसे भी देखते हो, जैसे मैंने अभी अभी मैंने ये हीट एक्सचेंजर की बात करी, तो क्या है कि अभी एक बड़ा अंडरलाइन ट्रेंड निकल के आ रहा है। जैसे आप देखोगे कि बसेस में अभी इलेक्ट्रिक बसेस, जितनी भी बसेस इंडिया में बनती हैं, ये कंपनी अभी आईपीओ आने वाला है, बट जितनी भी बसेस इंडिया में बनती हैं उसके जो एसीज होते हैं ये ही बनाती है। तो एंड हम देख रहे हैं ये ट्रेंड की ग्रेजुअली जो सारी बसेस हैं, जो इवन जो इंटरस्टेट बसेस होंगी वो सारी एसी वाली हो जाएंगी। अभी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि हम लोग जितने भी ट्रक के कंपाउंड्स हैं, जो ट्रक का जो आगे जहां पे ड्राइवर बैठता है उसको एसी के कंपाउंड कर देंगे। तो वो सॉल्यूशन यही दे सकते हैं। तो अगर वो इतना बड़ा मार्केट ट्रक का ऑलरेडी कंजम्पशन का है, इतनी ट्रक की कंजम्पशन की ग्रोथ है, और वहां पे आप देख रहे हैं कि ये एकलौता प्लेयर है जो इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कस्टमाइज सॉल्यूशंस दे रहा है और एक्चुअली बड़े बड़े सप्लायर्स को सेल कर पा रहा है ना। तो आप उसमें मतलब यू गेट मोर पॉजिटिव वाइब्स, यू गेट मोर, है ना, अबाउट द कंपनी। तो ऐसे काफी सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं। जैसे एक हमने कंपनी देखी थी, वो बेसिकली वो कॉम्पोजिट सिलेंडर बनाती है, टाइम टेक्नोप्लास्ट। तो उसमें हमने देखा कि टेस्ला ने एक छोटा सा ऑर्डर इस कंपनी को दिया। अगर अब टेस्ला ने एक छोटा सा ऑर्डर इस कंपनी को दिया, तो टेस्ला के क्वालिटी चेक्स आप सोचो कि कितने हाई लेवल के होंगे, और उसने अगर इस कंपनी को ऑर्डर दिया, भले ही बहुत छोटा सा था, बट इट टेल्स अबाउट इट्स कंपनीज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो आपको कई बार ऐसे ऐसे भी पता चल जाता है कि इसके क्लाइंट बेस कैसा है ना, कि उसमें अगर क्लाइंट बेस ही इतना अच्छा मतलब एमएनसी क्लाइंट बेस है जो है ना बहुत क्वालिटी कॉन्शियस है, दैट मींस दिस कंपनी हैज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना। तो आप ऐसे कई बार आप इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, इफ यू, तो मतलब आप इंडस्ट्री के बारे में पता करोगे, आप प्रोडक्ट के बारे में पता करोगे, तो आपको कई बार ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो आपको उसको फर्दर ट्रिगर करती है कि हाँ ये मतलब देयर इज अ समथिंग बर्निंग इन दिस कंपनी। तो दैट्स हाउ वी डू अ लॉट ऑफ आवर रिसर्च। मतलब फंडामेंटल तो डेफिनेटली वो तो मतलब वहां पे अगर कोई भी रेड फ्लैग है तो हम नहीं खरीदेंगे, है ना। मतलब वो तो सिंपल, वो तो है ही है। मतलब वो हम सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स हम सब पढ़ते आए हैं कि पहले एक स्क्रीनर करोगे, फिर आप उसमें डीप डाइव करोगे, फिर आप, है ना, मतलब वो सारा तो चलता है। बट उसके बाद आई थिंक क्वालिटेटिव फैक्टर्स आप रीड बिटवीन द लाइन ऑफ द स्टोरी अगर आप करोगे, तो आपको बहुत कुछ कंपनी के बारे में पता चलता है। तो मतलब बिजनेस का स्कोप आगे कैसे बढ़ सकता है, वो कैपिटल एलोकेशन कैसे कर रहे हैं, मैनेजमेंट किस तरह से मैनेज कर रही है ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी डिसीजंस कैसे हैं, उनके जो पास्ट उन्होंने प्रोमिसेस किए थे जिसे हम मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में पढ़ते हैं, वो कैसे उसको काम कर पाए हैं आज तक या नहीं, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एग्जैक्टली एक बार जैसे अगर आप सपोज करो टाटाज कोई बात बोले कि मैं ये करने वाला हूँ, तो आप उस पर टाटा पे रिलाई करोगे। सपोज करो कोई XYZ प्रमोटर को कल नया है, मतलब 5 साल हुए हैं बिजनेस करते हुए, लिस्ट भी हो गया, वो आगे ये बात बोले कि मैं ये करने वाला हूँ, तो यू विल हैव योर डाउट्स, है ना। यू हैव टू बी स्केप्टिकल अबाउट दैट स्टेटमेंट। तो आप, हम ये भी कोशिश करते हैं कि उसका मैनेजमेंट का पास्ट ट्रैक कैसा रहा है, उसका वो एक्चुअली वो इस बिजनेस को रिलेट कर पाता है कि नहीं, या वो बहुत बड़े प्रोमिसेस कर रहा है। कई बार आप ना 2-3 एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एनुअल रिपोर्ट मतलब 3 साल पुरानी एनुअल रिपोर्ट में भी वही बात बोली हुई है, 2 साल में भी वही बोली है, पिछले साल भी वही बात बोली हुई है, बट हो रहा नहीं है कुछ भी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर दे आर एक्चुअली डिलीवरिंग व्हाट दे आर सेइंग और नॉट, है ना। वो आप बेनिफिट ऑफ डाउट, एक बहुत एबल मैनेजमेंट अगर है जिसने खुद को प्रूव किया हुआ है इन द पास्ट, तो फिर आप उसे वो बेनिफिट ऑफ डाउट बोलेगी, वो कोई बात बोल रहा है तो डेफिनेटली ही विल ट्राई टू डिलीवर दैट। अगर कोई नया बंदा आके वो प्रोमिसेस कर रहा है बड़े बड़े कि मैं अगले साल ये कर दूंगा, उसके अगले साल ये कर दूंगा,
that you have to take the facts for that. You have to do more due diligence for that. राइट। अब बात करते हैं रिसेंट मार्केट में जो इस समय चल रहा है। आई थिंक जून में 19,000 का मार्क जो है हमने क्रॉस किया था, और उसके बाद से बस वो शी लव्स मी नॉट हो रहा है। कभी थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, मतलब साइडवेज जो है वो मार्केट जा रही है। 2023 का आउटलुक आपको कैसा दिखता है, और क्या कारण है इसके पीछे के मार्केट एक डिसीजन नहीं ले पा रही है नीचे या ऊपर जाने का? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से क्या कारण आपको ऐसा नज़र आता है मैक्रो लेवल पे कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही है कि अब ऊपर जाना है, नीचे जाना है? और फिर आउटलुक के बारे में बातचीत करेंगे, पहले रीजंस पे बातचीत करते हैं। देखिए, अगर आप इंडिया का मार्केट अगर खाली पकड़े तो इंडिया का मार्केट तो बहुत पॉजिटिव है ना? कि इंडियन स्पेशली अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखें या रिटेल इन्वेस्टर देखें तो वो बहुत पॉजिटिव है। बट एक फैक्टर जो मैं देख रहा हूँ वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, और वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं मार्केट्स में, है ना? अगर आप नवंबर 2021 में भी देखें तो जब मार्केट गिरना शुरू हुआ, सब सब बुलिश थे, एफआईआईज ने बेचना शुरू किया, मार्केट गिरना शुरू हो गया। फिर फेब में जाके लोगों ने रियलाइज किया कि अच्छा, ये तो इतने सारे नेगेटिव हैं कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, कि जी रशिया यूक्रेन का भी इशू हो गया है। वो फॉलो किया, बट एफआईआईज एक ट्रेंड पहले से आपको बता देते हैं। उसके बाद आपने पिछले इस साल भी देखेंगे, मार्च अप्रैल से हमारी रैली शुरू हुई, एफआईआईज ने खरीदा, दबा के खरीदा, 4-5 महीने काफी खरीदा। एंड अब कुछ पिछले 15 दिन से थोड़ा जिटरी है। इस महीने का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो उन्होंने 17-18 हजार करोड़ की सेलिंग करी है मार्केट में। तो पहला ट्रेंड तो वो है, मतलब वो थोड़ा सा हमें थोड़ा चिंता का विषय है ना? डोमेस्टिक सारे अगर आप मैक्रो फैक्टर्स, डोमेस्टिक फैक्टर्स देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जीएसटी, इनकम टैक्स, जो भी आप सारे जो भी पैरामीटर्स देखेंगे, तो वो सारे पॉजिटिव हैं डोमेस्टिक। बट अगर आप ग्लोबल फैक्टर्स देखें तो वो कुछ कुछ नेगेटिव है ना? मतलब यूएस में रिसेशन की चांसेस आ रहे हैं, लड़ाई अभी भी कुछ कुछ चल रही है, चाइना में बहुत ज्यादा ग्रोथ के कंसर्न्स आ गए हैं, चाइना में कुछ कुछ कंपनीज भी डिफॉल्ट कर रही हैं। तो ग्लोबल फैक्टर्स थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं इस पॉइंट इन टाइम पे, है ना? तो अगर आप ये सारे फैक्टर्स को देखें तो एक और है इंटरेस्ट रेट्स, बॉन्ड डील्स और इंटरेस्ट रेट्स, है ना? इंटरेस्ट रेट्स, बॉन्ड डील्स दोबारा ऊपर जानी शुरू हो गई हैं। जो हमने बॉन्ड डील्स थोड़ी सी गिरती हुई देखी थी, हमें लग रहा था कि बॉन्ड डील्स गिर गई हैं और इंटरेस्ट रेट्स भी आगे और ज्यादा नहीं बढ़ेंगे या गिरेंगे, तो वो भी मतलब बॉन्ड डील्स भी ऊपर जाने शुरू हो गई हैं, और इन्फ्लेशन इन टर्म्स ऑफ स्पेशली फूड इन्फ्लेशन थोड़ा सा ऊपर जाने लग गया। तो हमें लगता है कि ये जो सारे पॉजिटिव फैक्टर्स थे वो तो फैक्टर इन हो चुके मार्केट्स में। मार्केट ने ऑल टाइम हाई भी मारा, है ना? तो यूजुअली जब हाई मारते हो तो उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी आता है, और बाजार को ऐसे कोई कारण चाहिए कि जो जिससे वो थोड़ा सा करेक्ट करे। तो हमें लगता है वो कुछ कारण मिल रहे हैं बाजार को, है ना? कि फ्रॉम फ्रॉम यूएस इकोनॉमी से कुछ आ रहा है, चाइना इकोनॉमी से कुछ आ रहा है। तो वो कुछ कारण मिल रहे हैं कि थोड़ा सा करेक्शन, एफआईआई भी थोड़ा सा बेच रहे हैं, तो कुछ करेक्शन मिले, फिर उसके बाद से दोबारा चलेगा। तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमें ऐसा लगता है। अगर हम 2-3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वॉलिटिलिटी रहेगी मार्केट में, हो सकता है थोड़ी सी गिरावट भी रहे। बट अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें या इस कैलेंडर ईयर के हिसाब से भी देखें तो यहाँ से हमें पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। मान लीजिए मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, 24 साल का हूँ नहीं, मतलब ऐसे तो मैं थोड़ा एज बढ़ गई है, बट मैं मान रहा हूँ कि एग्जाम्पल के लिए मैं 24 साल का हूँ, ये आप और मैं 24 आपके पास क्या बात है, थैंक यू। तो मैं आपके पास आया हूँ और मैं बात करता हूँ कि दिवम, आई वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, राइट, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप, बट मैं 24 साल का हूँ, एंड लेट अस से कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, या मैं ऐसे बैकग्राउंड से, मेरा इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक मार्केट रिसर्च करने में, बट मुझे एक बेसिक आइडिया है कि स्मॉल कैप मिड कैप जो है वो जनरली स्पीकिंग लार्ज कैप से ज़्यादा जो है वो रिटर्न्स बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, आउट परफॉर्मेंस की कैपेबिलिटी रखते हैं। बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? क्या मेरे लिए डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग ठीक रहेगी? क्या मेरे लिए म्यूचुअल फंड ठीक रहेगा? जब हम बात करते हैं पीएमएस की, तो आई थिंक वो एक रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए एटलीस्ट एक बिगिनिंग स्टेज में जो है शायद वो उसको वो प्रोडक्ट सूट नहीं करता है। शायद थोड़ा स्मॉल केस से भी हम स्टार्टिंग कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में वो भी उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली लग रहा होता है। तो आप उसे कैसे गाइड करेंगे कि ओके, येस योर डिसीजन इज राइट, बट हाउ टू स्टार्ट?
देखिए, सबसे पहले तो इन्वेस्टर की जर्नी ऐसे ही शुरू होती है कि पहले जो आपको छोटे-छोटे पैसे आ रहे होते हैं या आपके पास एक बेसिक जो आपकी सेविंग हो रही होती है, आपको रेगुलर बेसिस पे उसको इन्वेस्ट करना है। आई थिंक म्यूचुअल फंड इज़ अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट दैट, है ना? हम्म, बट आप का लर्निंग कर्व भी होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि आप म्यूचुअल फंड को अगर अगर आपको स्मॉल कैप, मिड कैप में इन्वेस्ट करना है या ग्रेजुअली आपको एज़ एन इन्वेस्टर इवॉल्व करना है, तो अगर आप खाली म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं और उसमें आप फिर आप कई बार होता है कि आप उसे अंदर डीप डाइव करके नहीं देखते कि ऐसा फंड मैनेजर क्या डिसीजंस ले रहा है, क्यों डिसीजंस ले रहा है, क्या खरीद हम्म, रखा है मेरे पोर्टफोलियो में उसने फंड मैनेजर ने। तो अगर आप वो नहीं कर रहे तो आपका लर्निंग कर्व नहीं बन पाता, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले कुछ समय म्यूचुअल फंड्स करिए, बट ग्रेजुअली एक एक डीमैट अकाउंट जरूर खोलिए। एंड वो डीमैट अकाउंट में आप चाहे छोटा छोटा कुछ भी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े पैसा आपके पास होगा तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप तो एक शेयर भी खरीद सकते हैं मार्केट में। तो हम्म, कुछ शेयर्स अपने अपने डिसीजन से लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आप खुद पानी में, स्विमिंग पूल में जब आप खुद कूदते हैं तभी आप तैरना सीखते हैं, है ना? हम्म, जब तक आप कूदेंगे ही नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे तैरे। तो आप कूदिए। हो सकता है आप उसमें कई बार हाथ जलाएं, हो सकता है आप उसमें कई बार डिसीजंस ऐसे लें जो आपको गलत लगे, बट आप अपना डिसिप्लिन ग्रेजुअली ऐसे ही इवॉल्व करेंगे। आपको पता चलेगा कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, तो आप उस तरीके से इवॉल्व होंगे। तो मुझे लगता है आपको डीमैट जरूर खोलना चाहिए। फिर आप चाहे ग्रेजुअली, फिर आप चाहे उसमें किसी प्रोफेशनल पहले एडवाइस ले लें, या फिर आप किसी 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 इन्वेस्टर को फॉलो कर लें, या खुद से अपने आप अलग अलग जो आप सेक्टर में रुचि रखते हैं, जिसको जानते हैं, उसमें आप ग्रेजुअली कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाए। एंड हम्म, ग्रेजुअली वंस यू डू दैट, उसके बाद फिर आप मतलब और अपना स्टेक्स बढ़ा सकते हैं मार्केट में, बट आपको कूदना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। ग्रेट। मतलब पहली बात तो आप इन्वेस्ट करना तो शुरू करो, चाहे म्यूचुअल फंड से करो चाहे डायरेक्ट स्टॉक से। फिर डायरेक्ट स्टॉक में भी थोड़ा बहुत फ्लेवर लेते रहो, ताकि चाहे आप एक एक दो दो स्टॉक ही रखो, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि हाउ थिंग्स आर मूविंग, राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ग्रेट। मुझे एक सवाल आपसे पूछना है कि अभी हमने पिछले 2-3 साल में देखा कि बहुत सारे न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स ने अपने आप को लिस्ट किया, या न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज ने अपने आप को लिस्ट किया, जिनको पहले स्टॉक मार्केट ने काइंड ऑफ रिजेक्शन दे दिया था कि प्राइस बहुत नीचे चले गए और बहुत ही जो है वो इन्वेस्टर्स को लॉसेस भी हुए। लेकिन अब 2023 में हम देख रहे हैं कि वो बाउंस बैक कर रहे हैं, राइट? बहुत स्मार्टली बाउंस बैक कर रहे हैं। क्या आप इसमें से किसी स्टॉक को फॉलो करते हैं, या किसी कोई आपके पोर्टफोलियो में है ऐसा कोई न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेस? और आपका क्या थॉट प्रोसेस है इनको लेके? देखिए, हमारा थॉट प्रोसेस बड़ा क्लियर है इनको लेके। हम यूजुअली लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते। और जब टर्न अराउंड जो कंपनीज, जो जैसे कुछ कंपनीज में हम टर्न अराउंड देख रहे हैं, बट अभी वो जोमेटो में जैसे हमने प्रॉफिटेबिलिटी आते हुए देखा, बट वो बहुत छोटा टर्न अराउंड है। तो हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि टर्न अराउंड पहले आने देंगे, चाहे थोड़ा सा महंगा खरीद लें हम, क्योंकि हम लंबी अवधि के लिए खरीद रहे हैं, हम एक कंपाउंडिंग के लिए खरीद रहे हैं, तो वो टर्न अराउंड को आने देते हैं, उसके बाद खरीदेंगे। तो क्योंकि अभी भी काफी चीजें इवॉल्व हो रही हैं। अब इन कुछ कंपनियों ने पहले एकदम से लिस्टिंग कराई, फिर उसके बाद इनका इनका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ कि इन्होंने कहा कि पहले आप ग्रोथ की जगह हम प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव करेंगे। उनका डीएनए पूरे टाइम पे ग्रोथ पे रहा है। अब एकदम से वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं, एंड उन्होंने काफी अपनी कंपनी में आपने एट्रिशन भी आते हुए देखे, इन कंपनीज में, इन कंपनी में काफी चेंजेस भी आते हुए देखा। जो ये प्राइवेट इक्विटी का जो पैसा था, उसे एग्जिट करते हुए भी देखा। जो प्राइवेट इक्विटी जो ग्रोथ ओरिएंटेड होती थी, जो इनको पूरी जिंदगी पुश करती आई कि आप ग्रोथ करो, ग्रोथ करो, अब वो प्राइवेट इक्विटी कंपनीज एग्जिट कर गई हैं कंपनी से। बट ये एक्चुअली उसको जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको कैसे डिलीवर कर पाएंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि डेफिनेटली देयर बिजनेस मॉडल जो इनके पास हैं, जैसे अगर आप स्विगी जोमेटो करो, डुओपोली मार्केट है, मतलब डेफिनेटली लोगों को आदत लग गई है खाने की, सब कुछ है, बट लेकिन फिर भी उसको ये प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे ड्राइव कर पाएंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि बड़ा वैल्यू कॉन्शियस मार्केट है हमारा, है ना? इसी तरीके से आप पॉलिसी बाजार देखोगे या दूसरे देखोगे, तो मतलब आप लोगों से वैल्यू कैसे ड्राइव करते हैं। आपने पूरी जिंदगी ये बोला कि मैं आपको ये सामान सस्ते में दूंगा बाजार से, हम्म, या डायरेक्ट हम्म, किसी एजेंट से सस्ते में दूंगा। आप आज उनसे एकदम से इतना ज्यादा वैल्यू ड्राइव कर लो कि आप बहुत हाई प्रॉफिट बना लो,
तो हम्म, ये आने देते हैं बैलेंस शीट में, ये थोड़ा टाइम इन्हें डाइजेस्ट कर लेने देते हैं इस चीज को, एंड देन तो आगे फिर कंपाउंडिंग की ग्रोथ डेफिनेटली वी कैन इन्वेस्ट। तो आज वी आर नॉट इन्वेस्टिंग, बट वी आर वी इन्वेस्ट विद द फिलॉसफी ऑफ ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशंस। तो ग्रोइंग कंपनी तो चाहिए ही चाहिए, बट वैल्यूएशंस भी रीजनेबल होनी चाहिए। तो हम्म, वो एक डिसिप्लिन है, तो हम लोग नहीं खरीदते कंपनी। राइट, क्या बात है, दैट्स ग्रेट। आई थिंक प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। नो प्रॉफिट नो इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं एक स्मॉल केस की, जिसमें स्मॉल कैप कंपाउंडर्स के नाम से जो है चलता है। आई होप ऐसे ही वो रिटर्न देता रहे जो रिटर्न में भी बताने वाला हूँ। तो 2 साल का अगर मैं सी ए जी आर उसमें देख रहा हूँ तो 43.70% का सी ए जी आर, लगभग 44% का सी ए जी आर। आई थिंक ये तो ऑनेस्टली अगर मैं इसको 2 साल में देखूं तो फिर भी थोड़ा सा बिलीवेबल लगता है, लेकिन अगर मैं बोलूं 10 साल ये रिटर्न मिलेगा तो वो कमाल ही हो जाएगा और वो अनबिलीवेबल सा लगता है। तो पहली बात ये, इस जर्नी में कौन से अगर आप स्टॉक्स बताना चाहें जिसको आप बोलेंगे कि इन स्टॉक्स की वजह से ये रिटर्न्स जो हैं इतने अभी बड़े नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स जरूर रहे होंगे जिन्होंने मल्टी बैगर वाले रिटर्न्स दे दिए होंगे आपको, शायद उसकी वजह से रिटर्न्स ऐसे नजर आ रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे इनके बारे में? देखिए डेफिनेटली मतलब आप पोर्टफोलियो जब बनाते हैं, 15 से 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उसमें से 2-4 स्टॉक्स तो बहुत ही एक्सेप्शनल कर जाते हैं। कुछ स्टॉक्स एवरेज रिटर्न देते हैं, कुछ नेगेटिव रिटर्न देते हैं, तभी आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न बनता है। तो जैसे हमारे पोर्टफोलियो में एक स्टॉक, इस वाले पोर्टफोलियो में एक स्टॉक रहा है टीटागढ़ वैगन। तो वो टीटागढ़ वैगन, आप कंपनी को देखेंगे तो हमने इस कंपनी में 2018 में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। आप मतलब आप ये जर्नी देखेंगे तो आपको मजा आएगा। तो प्लीज। 2018 में जब हमने इन्वेस्ट किया तो तब ये अराउंड 70-80 रुपए का था। उसके बाद हमने इन्वेस्ट करते गए, तो उसके बाद ये 240-50 पे पहुंच गया अराउंड 2019 में। ठीक है। उसके बाद 2020 में वापस गिर के, क्योंकि कोविड आया, सब कुछ हुआ, ये वापस गिर के स्टॉक 40 रुपए पे आ गया। हम इन्वेस्टेड रहे, हमने 40 रुपए में और खरीदा। हमने 250 में नहीं बेचा। अब वो कुछ भी रहा होगा, कोई भी फैक्टर रहा होगा, हम नहीं बेच पाए या नहीं बेचा हमने। वो गिर के वापस 40 रुपए पे आ गया, हमने 40 में और खरीदा। एंड हमने फिर उसके बाद रखा रखा 2021 में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जब 2022-23 आया, इस स्टॉक ने अराउंड हमने 500 रुपए में एग्जिट किया। आज भी ये 700-800 रुपए का स्टॉक है। तो आप देखें कि कैसी जर्नी रही है। मतलब हमने इस स्टॉक में अराउंड पिछले 1-1.5 साल में अराउंड 10x के रिटर्न देखे। तो इसमें एक काफी ज्यादा कन्विक्शन थी, क्योंकि इन्होंने पहले, ऐसा क्या स्टोरी थी, क्योंकि इन्होंने पहले एक इटली में और यूरोप में एक कंपनी खरीदी थी, जहां पे कुछ अंडरलाइन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो लॉस मेकिंग थे। बट इन्होंने वो कंपनी इसलिए खरीदी थी क्योंकि इन्होंने इंडिया में मेट्रो के प्रोजेक्ट्स लेने थे और वहां की टेक्नोलॉजी इंडिया में लानी थी। तो इनका ये कारण था। तो इन्होंने वो कंपनी से टेक्नोलॉजी इंडिया में लाए, और इंडिया में इतना बड़ा मेट्रो का मार्केट है। आप देखिए 35 सिटीज में मेट्रो बन रही है। प्लस ये काफी मेजर प्लेयर है वैगन्स का, रेलवे वैगन्स का। इसके पास बहुत लंबे अवधि के इसे कॉन्ट्रैक्ट मिले, इसके पास बहुत सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है इस सेगमेंट में। वहां पे इसको काफी लंबी अवधि के 35-35 साल के कॉन्ट्रैक्ट मिले ऑफ डिलीवरिंग अ लार्ज सेट ऑफ वैगन्स एज वेल एज मेंटेनिंग देम। तो फिर इसने कुछ कैपेबिलिटीज अपनी ये भी दिखाई कि इसने शिपयार्ड बनाया, एक शिप इंडियन नेवी के लिए। तो वो वहां पे भी इसने कैपेबिलिटीज दिखाई, है ना। तो ये जो ओवरऑल जो स्टोरी बन रही थी, हमें बड़ी अच्छी लग रही थी। हालांकि बीच में क्योंकि वो लॉस मेकिंग यूरोप के प्रोजेक्ट्स थे, वहां पे उसकी वजह से वो सब्सिडरी थी, उसकी वजह से यहाँ पे भी नंबर्स हिले हुए दिख रहे थे। बट लेकिन हमें लग रहा था कि ये कुछ काफी सिग्निफिकेंट मार्केट बन रहा है इसमें, और ये इस वैल्यूएशन में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने उसमें इन्वेस्टेड रखा है, वो काफी सिग्निफिकेंटली ग्रो कर गया। तो इस तरीके के भी काफी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं जब आप इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक स्टोरी थी स्मॉल कैप कंपाउंडर्स के एक शेयर की। तो इसी तरीके से कुछ और भी शेयर्स रहे हैं जिन्होंने काफी अच्छा हमें डिलीवर किया है इस जर्नी में। तो ये है। मार्केट कैप क्या था इस कंपनी का जिस समय आपने इसमें एंट्री ली थी? कुछ अगर आइडिया हो, सी बेसिक आइडिया। मुझे तो ध्यान आ रहा है, वो अराउंड अराउंड 1000 करोड़ से नीचे का मार्केट कैप था इसका।
एंड अब तो कितना मतलब 10x में 10,000 करोड़, अगर 10,000 करोड़ बोले तो आसपास पहुंच गया होगा 10,000 करोड़ के आसपास, राइट? ऐसे स्टॉक स्मॉल कैप में बोला जाता है कि हिट से ज़्यादा मिस होते हैं। तो ऐसा कोई स्टॉक की स्टोरी बताना चाहिए जो मिस हुआ, यानी कि जिसने आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को नीचे की तरफ खींचा और आप उससे काफ़ी परेशान रहे? देखिए, कई बार होता है ऐसा, मतलब जैसे एक हमने स्टॉक लिया है, वो स्मॉल कैप कंपाउंडर्स में नहीं है, मिड कैप में है, हमारे हाई क्वालिटी राइट प्राइस में है, बट जैसे पिरामल फार्मा हमने ले रखा है, उसने परेशान नहीं किया, मतलब परेशान तो किया ही, चलो एनीवेज, बट मतलब हमें लगता है कि काफी अच्छा करेगा आगे। बट जैसे वो क्या हुआ कि पिरामल एंटरप्राइज से वो कंपनी डीमर्ज हुई है, और डीमर्ज होके अलग से पिरामल फार्मा निकल के आई है। तो अब ये आप काफी सारे बड़े ब्रांड्स देखेंगे, अगर जैसे आप देखेंगे प्रेगा न्यूज, या काफी बड़े ब्रांड्स इसके पास है, इस ब्रांड में के पास है। ये पिरामल ने पहले अपना फार्मा का बिजनेस बनाया था, उन्होंने वो बिजनेस बेच दिया था। फिर उनके पास नॉन कम्पीट का एक लंबी अवधि का समय था। फिर उसके बाद उन्होंने फार्मा बिजनेस दोबारा से खड़ा किया है ना। अब ये बिजनेस जब हाइव ऑफ हुआ यहाँ से, तो जो पिरामल एंटरप्राइजेस के जो इन्वेस्टर्स थे, उन इन्वेस्टर्स में कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिन्हें फार्मा की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना था। तो आप जब भी कभी ऐसे हाइव ऑफ होता है, जैसे हम जियो में भी अभी रिसेंटली देख रहे हैं कि जो उस कंपनी में निवेश नहीं रहना चाहते, वो फंड एक्शन होता है, वो फंड्स वहां से बेच रहे होते हैं। तो हमने काफी डीप सेलिंग देखी इसमें। ये 200 सवा 200 के आसपास ये लिस्ट हुआ शेयर, गिर के 70 रुपए पे आ गया। एक तो अंडरलाइन फंड सेलिंग थी, दूसरा मार्केट भी काफी डाउन जा रहा था। तो मार्च का समय था, फेब मार्च का समय था 2023 का, तो काफी मार्केट भी डाउन थे, उसका भी काफी इम्पैक्ट आया, और ये 70 रुपए पे आ गया ये शेयर। जबकि हमारे इंटरनल टारगेट्स बहुत एग्रेसिव है। हमारे इंटरनल टारगेट्स, वी आर कीपिंग, मतलब वेरी हाई टारगेट्स, मतलब 4-5x टारगेट्स फ्रॉम हियर आल्सो। तो तो वहां पे अब कई बार क्या होता है, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव दो शेयर्स इन द पोर्टफोलियो, तो लोग थोड़े से परेशान होने लग जाते हैं कि ये 50% गिर गया, क्या होगा इसका, क्या होगा, है ना। तो आपको फिर उनको समझाना पड़ता है कि ये अच्छी कंपनी है, ऐसे है। तो हमने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई अपनी अपनी तरफ से कि ये कर रही है कंपनी, ऐसे है, क्यों हमारा कन्विक्शन है उसको लेके। तो वो 70 रुपए से अब बढ़ के 100 रुपए के आसपास आ गया। हालांकि जो गिरावट हुई, हमने अपने फंड में इसको अराउंड 130-140 पे डाला था, बट फिर भी अभी आज भी उससे नीचे है, हमारी बाइंग प्राइस से आज भी नीचे है। तो आपको फिर उसमें कन्विक्शन, जबकि सेम इन्वेस्टर अगर कुछ मल्टी बैगर हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है, टीटागढ़ वैगन हो सकता है पिरामल फार्मा हो। इन्वेस्टर बोलेंगे कि टीटागढ़ वैगन को तो इन्वेस्टर डाइजेस्ट कर जाएंगे, बट पिरामल फार्मा को लोगों को लगता है कि यार ये क्यों गिरे जा रहा है। तो आपको उसके बारे में उसको कन्विक्शन बनानी पड़ती है। तो वो आपकी कन्विक्शन तो है, यू आर डे इन डे आउट ऑब्जर्विंग द कंपनी, यू आर सीइंग कि कंपनी कैसे अपने नंबर्स को ग्रो कर रही है, क्या कंपनी एक्शंस ले रही है, कंपनी ने राइट्स इशू लेके आया, उससे वो अपने लोन्स को हाइव ऑफ करने का प्लान कर रही है। तो कंपनी क्या कर रही है, वो तो आप तो एज अ फंड मैनेजर देख रहे हो, बट वो इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में वो जो लाल दिखता है, वो डाइजेस्ट कई बार नहीं कर पाते, उन्हें वो लगता है। बट ये स्मॉल एंड मिड कैप में थोड़ी सी ज्यादा परेशानी है। आपको लार्ज कैप में शायद इतनी वॉलिटिलिटी नहीं दिखेगी, शायद आपको ऐसा नहीं दिखेगा। चलो जियो की स्टोरी थोड़ी अलग हो गई, ये थोड़ा मिड कैप टाइप का स्टॉक है, तो इसमें थोड़ी सी आपको थोड़ी कई बार वॉलिटिलिटी ज्यादा दिख जाती है। तो उसमें आपको इन्वेस्टर्स को समझाना पड़ जाता है ना। तो ये रीजन है, मतलब हमें भी कई बार ऐसा लगता है कि हम शायद थोड़ा सा और बाद में खरीद लेते फंड एक्शन को, और थोड़ा डाइजेस्ट होने देते तब शायद खरीद लेते, बट वो आप कभी टाइम कई बार नहीं कर पाते। राइट, राइट। दूसरे स्मॉल केस की अगर हम बात करें, हाई क्वालिटी राइट प्राइस नाम से जो स्मॉल केस है, उसके तो 3 साल का CAGR 52.23% है, राइट? तो इसका जो मोटा मोटा मतलब मुझे समझ आ रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 1.5 साल में पैसा डबल हो जाता है, राइट? अगर 52.23% की मैं CAGR की बात करके चलता हूं, तो लगभग 1.5 साल में, या बोल लीजिए कि 1 साल और शायद 1.5 साल से कुछ और बड़ी अवधि में पैसा जो है वो डबल हो रहा है। क्या डिफरेंस है दोनों स्मॉल केस की जो फिलॉसफी है उसके अंदर, दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट?
जैसे एक जगह पे 43.70% आ रहा है जो हमारा स्मॉल कैप कंपाउंडर्स है, और जो हाई क्वालिटी राइट प्राइस है, क्या इनके में कोई डिफरेंस है भी, या बस इधर मिड कैप में ध्यान देते हैं, उधर स्मॉल कैप में ध्यान देते हैं, यही डिफरेंस है? हाँ जी, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमने अपनी जो फिलॉसफी है, क्योंकि हमारी पिक्स में यूजुअली हम अराउंड 80 टू 100 स्टॉक्स अपने रिसर्च में रखते हैं एट अ पॉइंट इन टाइम। हम्म, तो हमारी पिक्स हम्म, में स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों स्टॉक्स आते हैं। यही हम्म, हमारी स्ट्रैटेजीज पीएमएस में भी है, सिमिलर स्ट्रैटेजीज। तो ये जो हाई क्वालिटी राइट प्राइस है, थोड़ा सा मल्टी कैप मिड कैप ओरिएंटेड ज्यादा है। और जो स्मॉल कैप कंपाउंडर्स है, वहां पे स्मॉल कैप ही है। तो मतलब वहां पे एवरेज मार्केट कैप होगी अराउंड 1,500-2,000 करोड़, एंड हायर साइड मतलब 3-3.5 हजार करोड़ के नीचे वाली सारी कंपनी है। तो रेंजिंग फ्रॉम 600 टू 3,500 करोड़ टाइप की मार्केट कैप की कंपनी स्मॉल कैप कंपाउंडर्स में है। फिलोसफी हमारी दोनों की सेम है। तो ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशंस हमारी फिलोसफी है। हम उसी के अकॉर्डिंग ही दोनों में मल्टी बैगर पोटेंशियल स्टॉक्स खरीदते हैं विद अ माइंडसेट ऑफ मिनिमम। हम जो भी स्टॉक खरीदते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस ये होता है कि हम 20-30%, 50% के रिटर्न के लिए नहीं खरीदते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस ये होता है कि एटलीस्ट हम्म, आप अगर स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हो तो 100% के रिटर्न आप एक्सपेक्ट करो। और हम्म, आप एटलीस्ट 2-3 साल का होराइजन आप अगर होल्ड नहीं कर सकते 2-3 साल तक उस स्टॉक को, आप अगर जिटरी हो कि क्या होने वाला है कल, तो आप खरीदो ही मत उस स्टॉक को। तो हमारा थॉट प्रोसेस सब में वही है। सारे स्टॉक्स हम उसी नजरिए से खरीदते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक्स बहुत जल्दी मल्टी बैगर बन जाते हैं, कुछ स्टॉक्स थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा लगा देते हैं। तो यही पोर्टफोलियो का बेनिफिट भी है कि 15 से 20 स्टॉक्स होते हैं। तो बट दोनों की फिलॉसफी सेम है, बट स्मॉल कैप और मिड कैप का फर्क है। राइट। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा इस समय बुलिश फील कर रहे हैं, और कुछ रिसर्च आइडियाज़ भी मैं जानना चाहूँगा कि उन सेक्टर में हम कौन से इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जिन पे हम रिसर्च कर सकते हैं, मतलब उनको हम पढ़ सकते हैं, उनको हम थोड़ा सा देख सकते हैं एज अ इन्वेस्टर। डेफिनेटली मैं अपने ऑडियंस को सजेस्ट करूंगा कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी तरह का सजेशन भी नहीं है, इट इज जस्ट ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बुलिश सेक्टर, जो भी आपको लगता है कि ये सेक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। देखिए, फार्मा सेक्टर में बहुत बुलिश है इस टाइम पे। तो हमें लगता है पिछले 2-3 साल से नहीं चला है। मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखे हैं आप पिछले कुछ क्वार्टर्स में। आप को यूएस एफडीए के इश्यूज भी इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन भी काफी इंप्रूव हो रहा है। एपीआई के प्रॉब्लम्स जो चाइना से थे वो भी काफी इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। पीएलआई का भी काफी अंडरलाइंग बेनिफिट है। तो हमें लगता है कि फार्मा सेक्टर में वैल्यूएशंस बड़ी कंफर्टेबल हैं। और मतलब कई ऐसे स्टॉक्स हैं स्मॉल एंड मिड कैप में जो नहीं चले हैं, और वहां पे डेफिनेटली देखा जा सकता है काफी अच्छे आइडियाज निकल के आ सकते हैं। इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल, कुछ टाइम लैग से स्पेशलिटी केमिकल में भी हमें लगता है कि जैसे अभी रिसेंटली कॉस्टिक सोडा के चाइना में प्राइसेस बढ़े हैं। तो केमिकल्स के ना, स्पेशलिटी केमिकल्स और कमोडिटी केमिकल्स के प्राइसेस बहुत गिर गए थे, जिससे कंपनीज के मार्जिन गिर रहे थे। और एक्सपोर्ट में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। हमें लगता है आने वाले समय में ये भी काफी इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। कुछ प्राइसेस का अप ट्रेंड आना शुरू हुआ है। तो वहां पे भी हमें लगता है कि काफी एक अच्छा आने वाले समय में ट्रेंड रहेगा। वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा नीचे आ गई हैं, और हमें लगता है कि यही समय है आप उनमें एंटर करें, है ना। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, हमें लगता है कि जैसे आप ऑप्टिक फाइबर केबल, जैसे अभी गवर्नमेंट ने बोला कि हम चाइना से ऑप्टिक फाइबर केबल इंपोर्ट पे बैन लगाएंगे। जैसे कई जगह आप देखेंगे इंपोर्ट पे बैन एक बड़ी अच्छी थीम निकल के आ रही है। इंपोर्ट पे बैन ऑफ लैपटॉप्स, इंपोर्ट पे बैन ऑफ या एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन इन सर्टेन एरियाज, ये बहुत बढ़िया थीम है आई थिंक, है ना। वहां पे काफी अंडरलाइन ग्रोथ, जैसे हमने दो ऑप्टिक फाइबर के कंपनीज है हमारे पोर्टफोलियो में, एचएफसीएल और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। वहां हमें काफी बुलिशनेस है। हमें लगता है काफी ग्रोथ आएगी उधर। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंपोर्ट का जो बैन है, वहां पे हमें दिख रहा है कि काफी या पीएलआई का जो इफेक्ट है, वहां हमें दिख रहा है काफी कंपनीज है वहां ना, स्मॉल कैप और इवन इवन कई जगह ना एसएमई कंपनीज में भी बहुत अच्छी कंपनीज निकल के आ रही है। एसएमई में हम मान के चलते हैं कि कुछ जगह तो फ्रॉथ है, वैल्यूएशन थोड़ी सी फ्रॉथी हो रही है, बट कई जगह एसएमई कंपनीज में ऐसी कंपनीज हैं शायद 1,000 करोड़ की मार्केट कैप, एसएमई में भी 1,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनीज है, शायद 600-800 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। बट आप उनका अंडरलाइन बिजनेस देखोगे क्योंकि वो छोटे बेस पे होती है।
कई बार वो छोटे बेस से मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा जल्दी कर देती है ना, अपने बिजनेस को। तो वहां पे हमें लगता है बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको एक एज अ थीम डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक वहां पे बहुत स्मॉल एंड मिड कैप में बहुत अच्छे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, विच वुड डू वेरी वेल, जहां पे आप कैपेसिटी 3-3, 4-4 गुना होते हुए देखेंगे, जहां पे आप 3-3 शिफ्ट में काम होते हुए देखेंगे, वो भी 100% कैपेसिटी में चल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि वहां बहुत सिग्निफिकेंट अंडरलाइन ग्रोथ दिख रही है इन द बिजनेस। तो हम्म, तो यू शुड कीप अ ट्रैक ऑन देम एज वेल। राइट, राइट। ओके, आप अपना एसेट एलोकेशन जो है वो कैसे मैनेज करते हैं? कितना परसेंट डेट, कितना परसेंट इक्विटी, या बिल्कुल डेट नहीं है, सब कुछ इक्विटी में है? कैसे मैनेज करते हैं एसेट एलोकेशन को? आपने सही गेस किया, बिल्कुल। मतलब रियल एस्टेट डेट कुछ नहीं, मतलब मोस्टली इक्विटी, 99% इक्विटी। तो हम तो बड़े स्क्यूड रहते हैं। आई वुड नॉट एडवाइज पीपल टू डू दैट, बिकॉज सी वी नो कि व्हाट वी आर डूइंग, एंड वी नो वी आर वेरी बुलिश, वी हैव सीन, वी हैव इवॉल्व्ड अ थॉट प्रोसेस। बट क्योंकि इससे ज्यादा रिटर्न हमें हमें नहीं लगता कोई एसेट क्लास दे सकता है। तो हम तो बड़े बुलिश रहते हैं। बट आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड हैव अ बैलेंस्ड काइंड ऑफ एलोकेशन। थोड़ा सा गोल्ड रखें, थोड़ा सा डेट रखें, रियल एस्टेट बहुत ज्यादा मत रखें, या क्योंकि वो इलिक्विड हो जाता है एक पॉइंट इन टाइम के तक। हमने कई लोगों को देखा है कि बहुत ज्यादा रियल एस्टेट है उनके पास, बहुत अमीर है, बट लिक्विड कुछ भी नहीं है। तो वो उसके बावजूद भी स्ट्रेस में रहते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि आप एक बैलेंस्ड अप्रोच रखें। आपके पास कुछ कुछ लिक्विड एसेट्स भी होने चाहिए, और इक्विटी जरूर रखें, मतलब अपने पोर्टफोलियो में। जो जो बिल्कुल भी इक्विटी नहीं रखते, वो उनके लिए तो स्पेशली दे शुड डेफिनेटली हैव सम एलोकेशन। स्पेशली यंगस्टर्स को थोड़ा सा मोर देन 60-70% इक्विटी में रखना चाहिए, क्योंकि एसेट्स जो बाकी रियल एस्टेट है उनके टिकट साइजेस बहुत ऊपर चले गए हैं। और मतलब आप अपनी नॉर्मल सैलरी से, या तो आप बहुत बड़ा लोन लेंगे, आप नॉर्मल सैलरी से काफी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको इक्विटी से ग्रेजुअली अपना कैपिटल बनाना चाहिए, एंड यू शुड हैव अ हायर एलोकेशन टिल द टाइम यू हैव अ लार्जर एसेट टू बी एबल टू बाय अ रियल एस्टेट। राइट, क्या बात है। आई थिंक काफ़ी मुझे इंसाइट्स मिले। एंड स्मॉल कैप, मिड कैप का नाम सुनते ना बड़ा एक एक फैसिनेशन सी होती है कि यार ये वो जगह है जहाँ से वेल्थ जो है वो एनॉर्मस वेल्थ जो है वो क्रिएट हो सकती है। लार्ज कैप से डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट हो सकती है, बट स्मॉल एंड मिड कैप से एनॉर्मस वेल्थ जो है वो क्रिएट हो सकती है। और आपने काफ़ी सारे इंसाइट्स दिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आपके सारे स्मॉल और मिड कैप जो है जल्दी ही लार्ज कैप में कन्वर्ट हो, और ज़बरदस्त रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर्स को जैसे देते आ रहे हैं वैसे देते रहें। एंड ऐसी इनसाइट्स प्लीज़ हमारे साथ शेयर करते रहें। अभी और भी बहुत सारे एपिसोड्स हम आपके साथ डेफिनेटली करना चाहेंगे। मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो दिव्या। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। समय आपके फेवरेट सेक्शन का, जहां पे हम लोग समराइज करते हैं पूरे के पूरे सेशन की लर्निंग को। और मुझे पता है आप लोग इस सेशन को एंजॉय करते हैं, इस सेशन से काफी कुछ सीखते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस सेशन की पूरी समरी की। दिवम जी की सबसे पहले बिलीफ यही है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है, और ये आपको लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न जो है वो बना के दे सकती हैं, अल्फा जनरेट करके जो है वो दे सकती हैं। बहुत सारी चीजें जो इस समय इंडिया के फेवर में है। इंडिया का एक गोल्डन फेज चल रहा है, चाहे वो एंटी चाइना सेंटिमेंट मान लीजिए, या फिर जो इंडिया की पीएलआई स्कीम है उसको ले लीजिए, या और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिव्यम जी ने सेशन बताई जो इंडिया के फेवर में काम कर रही हैं। और उसके चलते स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में जो कंपनीज हैं वो जबरदस्त ग्रोथ दिखा रही हैं, और बहुत जल्द ही ये स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स जो हैं इनमें से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो लार्ज कैप के अंदर कन्वर्ट होगी, और इस जर्नी में आप लोग जो है बहुत सारी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जब हमने बात करी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की, तो डेफिनेटली फंडामेंटल्स तो देखे ही जाते हैं, और फंडामेंटल्स के साथ साथ कुछ गोल्डन रूल्स भी हैं जो ग्रीन कैपिटल फॉलो करता है। जैसे कि हम लोग कभी भी लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते, ऐसा कहना था दिवम जी का। चाहे वो आगे जाके थोड़ी सी महंगी मिले, लेकिन हम तभी जाएंगे जब सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। और साथ साथ में क्वालिटेटिव फैक्टर्स जरूर देखते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री को सुनते हैं और एनालाइज करते हैं कि मैनेजमेंट क्या कह रही है, और मैनेजमेंट जो पहले कहा था वो अचीव किया भी है या नहीं किया है। अगर दिवम जी की बात माने तो इस समय केमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर और फार्मा सेक्टर जो है थोड़े अंडर वैल्यूड लग रहे हैं। यहां पे सेक्टर रोटेशन के साथ साथ जो है वेल्थ क्रिएशन की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है।
बात करते हैं जब नए इन्वेस्टर की, तो शुरुआत आप म्यूचुअल फंड से डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना एक डीमैट जो है वो जरूर रखना चाहिए, ताकि आप लोग डीमैट अकाउंट खुलवा के कुछ शेयर्स बाय करके, चाहे कितनी छोटी क्वांटिटी बाय करके, आप लोग थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट जरूर करें, क्योंकि जब तक आप मार्केट में आएंगे नहीं तब तक आप मार्केट में कुछ सीखेंगे नहीं। ऐसा कहना था दिवम जी का। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब हम लोग इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। दिवम जी खुद अपना वैसे पूरा पोर्टफोलियो जो है वो इक्विटी में रखते हैं, लेकिन उनका सजेशन है कि एक आम इंसान को अपने पोर्टफोलियो को जरूर डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जिसके अंदर गोल्ड भी होना चाहिए, बॉन्ड्स भी होने चाहिए, बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी होने चाहिए और थोड़ा बहुत रियल एस्टेट भी होना चाहिए। बट रियल एस्टेट को लेकर आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, जो हमने इस एपिसोड में भी डिस्कस की थी, वो ये है कि रियल एस्टेट जो है कभी कभी बहुत ज्यादा इलिक्विड हो जाती है, तो आपको अपनी लिक्विडिटी नीड्स को ध्यान में रखते हुए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने आज के एपिसोड से, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपने आज की वीडियो को भी एंजॉय किया। प्लीज इसे लाइक करके और सबके साथ शेयर करके पूरा प्यार दीजिएगा। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.